हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम संतोष मंडल है। मैं फिर से आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। हमारी जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम काफ़ी दिनों से काम करते आ रहे हैं, है ना बच्चों। और कब तक सर ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आप करते चले जाएंगे, ऐसे अगर आपके मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चों, मैं आज आपको वो बातें जो क्वेश्चंस आपने पूछा है उसके बारे में जवाब दे दूँगा। आज हमारा जो लास्ट चैप्टर है वो है 6th चैप्टर तक हमारे नेट का या फिर गेट का सिलेबस में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आता है। आज हमारा मैंने चैप्टर 5 तक A to Z, मैंने बोल रहा हूँ A to Z मैंने कंप्लीट किया है। और आज मेरे जो 6th चैप्टर है आज मेरा ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट काम मुझे करना है। कल मेरा जो अगले वीडियोस आएंगे वहाँ ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आज हमको बहुत थोड़ा टाइम चाहिए, इसलिए हम इधर उधर का बातें ना किए हुए हमारे काम को शुरू करते हैं। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस अगर नहीं देखे हैं वो सारे देख लीजिए और प्रिपेयर करिए, ठीक है बच्चों। चलिए फिर आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। वो है लास्ट चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर 6 है, ठीक है। मैं डायरेक्टली 6.1 ले लेता हूँ, क्योंकि 4-5 मैं सब चैप्टर ले लूँगा, इसलिए मैं चैप्टर 6.1 में मैं काम करूँगा। ये जो है ना, ये 6.1 में आप लिख लेना चैप्टर का नेम। ये जो है ना मैक्सिमम या फिर यहाँ भी आप लिख सकते हैं मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम मॉडुलस थ्योरम या फिर मॉडुलस, आप ऐसे ही चैप्टर बना लीजिएगा, मैक्सिमम एंड मॉडुलस। वो चैप्टर का नाम मैं एक बार देख लूँ। मैक्सिमम एंड मॉडुलस प्रिंसिपल है, ठीक है। तो एक 4 डेफिनेशन हमको पढ़ना है, क्योंकि डेफिनेशन को यूज करके गेट में 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, नेट में 1 बार आया हुआ है, ठीक है। तो गेट में 2 बार ये डेफिनेशन ही पूछा है। मैं ऐसे लिखूँगा MMP, और दूसरे डेफिनेशन में ये एक डेफिनेशन है, दूसरे डेफिनेशन ये है MMT है, और तीसरी डेफिनेशन है MMP, और चौथी डेफिनेशन में जो दूंगा MMT। समझ गए हो बच्चों। तो सर ये ऐसे क्यों लिखा है, उसका मतलब क्योंकि मेरे पास यहाँ अगर मैं ऐसे ही लिखता चला जाऊँ ना, तो YouTube में तो इतने काफ़ी सारे टाइम लगेंगे, इसलिए आपको लिखना है, ठीक है। तो इस MMP का मतलब मैक्सिमम मॉडुलो प्रिंसिपल, ठीक है। और इसका मतलब मैक्सिमम मॉडुलो थ्योरम, मिनिमम मॉडुलो प्रिंसिपल, मिनिमम मॉडुलो थ्योरम, बस इतने ही है डेफिनेशन। और 3-4 रिजल्ट देके कुछ क्वेश्चंस हम काम करेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट काम हम करने जाएंगे, ठीक है। तो आप इसका डेफिनेशन लिख लेना। MMP मीन्स मैक्सिमम मॉडुलो प्रिंसिपल का डेफिनेशन ये बोलता है कि भैया मान लो ये कोई भी आपके पास डोमेन है, एंड ये जो कॉर्ली डी है ये आपके पास कोई भी इस डोमेन का बाउंड्री है, ठीक है बच्चों। मान लो ये, और मतलब ये फंक्शन अगर ये नॉन कांस्टेंट है, ठीक है, इसलिए मैं नॉन ज़ीरो लूँगा। मीन्स ये फंक्शन अगर एनालिटिक है किस पर, D यूनियन कॉर्ली D पर, मीन्स विद इन एंड ऑन द बाउंड्री भी कह सकते हैं आप। और D यूनियन कॉर्ली D का मतलब ही विद इन एंड और ऑन D ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है। अगर ये फंक्शन इस पे एनालिटिक है तो इस फंक्शन का मोड ले लो, और इस फंक्शन का जो मैक्सिमम है ना बच्चों, वो किसी ना किसी उस डोमेन का बाउंड्री पर ही आपको मिलेंगे। ये डेफिनेशन है। तो जो मैंने लिखा है उसका मतलब लिख लेना। लेट D बी ए डोमेन एंड कॉर्ली D डिनोट्स इट्स बाउंड्री, ठीक है बच्चों। तो फुल स्टॉप। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे इफ ए फंक्शन f इज नॉन कांस्टेंट एंड एनालिटिक ऑन D यूनियन कॉर्ली D, देन मोड f ऑफ z अटेन्स इट्स मैक्सिमम ऑन, मीन्स ये अगर कोई डोमेन अगर आपके पास है
मान लो ये आपके पास कोई भी डोमेन ऐसे अगर है, तो भैया ये मैंने सर्कल क्यों बना दिया, ठीक है बच्चों। ये अगर ऐसे कुछ आपके पास डोमेन अगर आपके पास ये डी है और ये जो है ना, ये यहाँ कहीं आपको मिलेंगे, इस फंक्शन का वैल्यू नहीं है, इस फंक्शन का मोड है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे इतने रिक्वायरमेंट्स अगर सेटिस्फाई है, मीन्स लेट डी बी ए डोमेन एंड कोऑर्डिनेट डिनोट्स इट्स बाउंड्री पॉइंट्स, then if a function f of z is analytic and non-constant on D union Corley D पे, then mod f of z attains एक ही बात है, on मीन्स Corley D मीन्स इस डोमेन का बाउंड्री पर ही इस फंक्शन का मोड का जो मैक्सिमम आपको मिलेंगे। ये डेफिनेशन है MMP का। और MMT का क्या है, सिर्फ इस पर तो ये एनालिटिक है, लेकिन फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस अगर हो गई डी यूनियन कॉर्ली डी पर, तब भी इस फंक्शन का जो मैक्सिमम है वो बाउंड्री पर ही मिलेंगे। ये गेट में आया हुआ था। मीन्स अगर मैं इसका रिजल्ट दूँ तो कैसे बोलूँगा, लेट डी बी ए डोमेन एंड कॉर्ली डी डिनोट्स इट्स बाउंड्री, ये ओके, full stop. Then if a function f of z is non-constant and analytic on D and the function f of z is continuous on D union Corley D, then the mode of f of z attains its maximum on Corley D। on means बाउंड्री पर ही, अभी भी बाउंड्री पर ही मिलेंगे। लेकिन ये अगर नहीं दिया होता तो इसका मैक्सिमम अगर कहाँ मिलेंगे वो मैं कुछ नहीं जानता। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना लिखा होता है बस उसी का उतना ही मतलब है, ठीक है। तो अब ये हो गई, ये भी हो गई। अब MMP पे आ जाओ, मीन्स मिनिमम मॉडुलो प्रिंसिपल है। उसका डेफिनेशन क्या कहता है, सेम अप्रोच, let D be a domain and Corley D denotes be its boundary, then if a function f of z is non-constant and analytic on D union Corley D such that ये फंक्शन अब की बार क्या होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए फॉर ऑल z in D, ये रिक्वायरमेंट्स मिनिमम में आ जाएंगे, ठीक है। देन मोड एफ ऑफ जेड अटेन्स इट्स मिनिमम, बोलना है मिनिमम ऑन कॉर्ली डी। इसका इस फंक्शन का जो मोड कर लो, उसका वो जो क्वांटिटी आएंगे वो किसी ना किसी इस डोमेन के बाउंड्री पर ही कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे, और यहाँ या फिर बाहर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे अगर इतने रिक्वायरमेंट्स अगर सेटिस्फाई है। अगर बोलेंगे सर का मैक्सिमम में तो ऐसे कुछ कंडीशन रिक्वायरमेंट्स नहीं था, हाँ जी नहीं था, क्योंकि मिनिमम में अगर क्या पता फंक्शन किसी भी ऐसा डोमेन में अगर ये ऐसा z0 अगर मिल गया यहाँ मुझे, और मैं देखा कि f ऑफ z0 में अगर 0 आ गई तो 0 तो ऑलरेडी मिनिमम बन जाएंगे ना बच्चों। दैट्स वाई, इसीलिए हमको नॉन ज़ीरो लेके जाना है। समझ गए हो? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स ऑल माई डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसीलिए उसको नॉन ज़ीरो लेके चलना होता है, क्योंकि ज़ीरो है तो वो तो गारंटी है, हमको पता चल गई ना, ठीक है। MMP का हो गया। MMT ये कहता है सेम है, बस कॉन्टिन्यूस लगाना है। लेट D be a domain and Corley D denotes be its boundary if a function f of z is analytic on D पर analytic है and non constant है and f of z नॉन ज़ीरो है for all z के लिए, and suppose the function f of z is continuous on D union Corley D, then mod f of z attains its minimum on Corley D. This is the definition of the MMP, MMT and MMP, MMT. Clear? 2 बार गेट में आया हुआ है, और अगर आते हैं तो इस टाइप्स का क्वेश्चन ही आपको मिल जाते हैं, ठीक है।
तो ये हुआ। अगर बच्चों मैं आपको अगर उसका नेगेशन लिखवाने जाऊँ, इस स्टेटमेंट का नेगेशन कोई बच्चा मुझे बता सकता है? कि मान लो भैया ये तो कोई डोमेन है, कॉर्ली डी भी कोई, इस डोमेन का बाउंड्री पॉइंट्स भी मैंने नोटेशन दे दिए, ठीक है। और कोई बच्चा कहता है सर ये एक फंक्शन है, ठीक है, और ये फंक्शन ना नहीं इस फंक्शन है, ये फंक्शन जो ना एनालिटिक है सर, कहाँ पे? डी यूनियन कॉर्ली डी। अच्छा, पहली ये दूसरी रिक्वायरमेंट्स है, ये पहली। तीसरी केस कहता है सर इस फंक्शन का जो मोड एफ ऑफ जेड है ना, इसका मैक्सिमम वैल्यू इस, मान लो ये डोमेन मेरे ऐसे हैं सर, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू ये सर यहाँ कहीं है और यहाँ कहीं होगा अगर, लेकिन बाउंड्री पे नहीं सर अगर बोल रही हो, तो कंक्लूजन ये इतने हाइपोथेसिस अगर आपके पास है तो कंक्लूजन ये बनेंगे, ये जो फंक्शन आएंगे ना वो और कोई नहीं आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन आएंगे, है ना बच्चों। तो कैसे बोलूँगा इसको? अगर मैं इस सारे को अगर मैं नेगेशन पार्ट लिख लूँ तो इफ़ डी इज़ अ डोमेन एंड कॉर्ली डी डिनोट्स इट्स बाउंड्री, देन इफ़ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक ऑन डी यूनियन कॉर्ली डी, या फिर इफ़ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन ए बाउंड्री ऑफ द डोमेन डी, then and such that mode f of z attains its maximum at some interior or exterior of the domain, then the function must be a constant function. ऐसा नहीं है कि अगर मीन्स अगर कांस्टेंट फंक्शन नहीं होता तो वो इस फंक्शन का जो मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू हो वो इस बाउंड्री के, इस डोमेन के किसी कहीं ना कहीं एक बाउंड्री पर ही आपको मिला होता। ओके माय डियर स्टूडेंट, इतनी बात में, इतने जो डेफिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम है, एतराज़ है? नहीं ना? क्या मैं आगे चलूं? यही बस इतनी डेफिनेशन है, मैं एक झटके में आपको रिजल्ट दे दूंगा, उसी के हिसाब से हम आगे काम करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिख लो आपके पास, ये रिज़ल्ट बना के एक लिस्ट बना लो इसके लिए। एक रिज़ल्ट, पहली रिज़ल्ट ये क्या कहता है आप लिख लो, जितने मुझे इम्पोर्टेंस लगता है, मीन्स जो चीज़ मुझे लिखने का ज़रूरत है वो मैं ही लिखूँगा, और वर्ड्स में जो बोलूँगा वो आप पॉज करके लिख लेना, ठीक है बच्चों। तो हमको सिर्फ फंक्शन का मैक्सिमम के बारे में हम इंटरेस्ट लेते हैं, मिनिमम के बारे में हम इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, वो तो कहीं पर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये बोलता है पहली रिजल्ट, द मैक्सिमम मॉडुलस, रिजल्ट लिख लो, द मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड, अगर आपके पास ऐसे अगर फंक्शन एफ ए जेड प्लस बी इस टाइप के अगर आपके पास फंक्शन है, इस फंक्शन का अगर मोड लेना है बच्चों, मैंने बोला है मैक्सिमम मॉडुलस बोला है, समझ रही हो? मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस ऑन द सर्कुलर रीजन, अगर मोड जेड लेस देन और इक्वल टू 0 मीन्स मोड लेस देन और इक्वल टू जेड अगर स्टिल लेस देन और इक्वल टू 1 है, उसका जो इस फंक्शन का मोड का जो मैक्सिमम है वो किस पर होगा? आपको ये मोड ए प्लस मोड बी पर मिलेंगे, एंड आप लिख लेना एंड दिस मैक्सिमम एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, या फिर दिस मैक्सिमम वैल्यू, आप जो लैंग्वेज आपको अच्छा लगे वो लोग लिख लो। देखो, द मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड, अगर आपके पास फंक्शन इस टाइप के दिखाई दें, उस फंक्शन का मोड कर लो, और उस फंक्शन का जो मैक्सिमम है अगर इस पर आपको दिया होगा काम करने को, तो यही बनेंगे फंक्शन मैक्सिमम मॉडुलो, तो वही बनेंगे, लेकिन कहाँ उसका अटेनमेंट आगे, किस पॉइंट पे वो अटेन होगा, वो हम भी फाइंड आउट करेंगे। एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज अटेन्ड बाई जेड इज इक्वल्स टू
ई टू द पावर आयटा थीटा पे आपको उसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेंगे, और थीटा आपको एंड थीटा आपको कहाँ से मिलेंगे, जनरल आर्गूमेंट ऑफ बी माइनस जनरल आर्गूमेंट ऑफ ए। इस पर आपको ये वाला काल बी आपको पता होगा, ए भी पता होगा। मैंने आपको पहले दो सेकंड लेक्चर में आर्गूमेंट के बारे में बहुत काम किया है ना। तो इसको आप फॉर्मूले में रख दो, वो आपके जेड थीटा का पॉइंट मिल जाएंगे। थीटा को जाके यहाँ रख दो, उसको कैलकुलेट कर दो, उसको एक्सपांड करके, और वो जेड का पॉइंट आ जाएंगे। वो गारंटी है किसी ना किसी डोमेन का जो है ना, इस डोमेन, ये अब की बार ये डोमेन है बच्चों, ये डोमेन है, ये फंक्शन है, समझ रही हो। तो किसी ना किसी इनकी बाउंड्री पे कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि डेफिनेशन ये कहता है अगर ये फंक्शन नॉन कांस्टेंट है और एनालिटिक है तो गारंटी है उस फंक्शन का अगर मोड करेंगे उसका मैक्सिमम वैल्यू किसी ना किसी डोमेन का बाउंड्री पर ही आपको मिलेंगे। ठीक है, तो सेकंड रिजल्ट लिख लो। अगर आपके पास फंक्शन इस टाइप का है, ए जेड प्लस बी का है, लेकिन अगर सर्कुलर रीजन आपके पास, मैंने जनरल रेडियस ले लिया, ये रेडियस अब की बार 1 था, यूनिट डिस्क था, लेकिन ये तो आर कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी लो। उसके लिए जो मैक्सिमम मॉडुलस बनेंगे वो इस मोड ए को आर से मल्टीप्लाई कर दो, उसके साथ मोड बी को मल्टीप्लाई कर दो, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज अटेन्ड बाय सेम पॉइंट। इस पर समझ गए हो, मैं और नहीं लिखूंगा। अगर आपके पास फंक्शन इस टाइप का ए जेड प्लस बी है और सर्कुलर रीजन अब की बार जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन और इक्वल टू आर अगर है, तो उसके लिए इस मोड ए को ना बच्चों सेंटर ऑफ द सर्कल को पकड़ो और उसका मोड ले लो, उसके साथ आर को ऐड करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो और मोड बी ले लो, एंड ये आएंगे वो फंक्शन का मैक्सिमम मोड लो। एंड किस पॉइंट पे आएंगे अगर पूछें तो इस पॉइंट पे आएंगे। ये जो मैंने लिखा है ये हर एक क्वेश्चंस के लिए वैलिड है, हर एक जितने रिजल्ट मैं लिखूँगा इसके लिए ये वैलिड है। ठीक है बच्चों, फोर्थ रिजल्ट, अगर मान लो आपके पास फंक्शन a इंटू ए से अभी है तो आ सकते हैं फंक्शन z टू द पावर n, ए भी कोई भी कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है भैया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलो, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट बोलो, वो तो आपकी मर्जी है। और ये अब की बार सिर्फ और सिर्फ इस पर काम चलेंगे बच्चों, और ये भी मोड a प्लस मोड बी पे मिलेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो फिफ्थ रिजल्ट ये कहता है, मान लो आपके पास फंक्शन अगर ऐसे हैं ई टू द पावर जेड है, उसका मोड अगर आपने सर्कुलर रीजन अगर इस पर अगर काम करने को दिया है तो उसके जो आएंगे ना, ये जो आएंगे इसका हमेशा ई टू द पावर में उस सेंटर का रियल पार्ट देख लो, उसके साथ रेडियस से ऐड करके उसकी पावर में चढ़ा दो, एंड भैया ये चेंज हो जाएंगे भैया, ये इसके लिए चेंज हो जाएंगे। क्या चेंज होंगे, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज अटेन्ड बाय जेड इज इक्वल्स टू जेड नॉट प्लस आर पर, इस पर आपको मिल जाएंगे। बढ़िया शानदार सा है। ठीक है, मैं एक बार आपको इस रिज़ल्ट को वर्ड्स में बोल देता हूँ ताकि आप लिखने वाले को बहुत अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं पहले रिज़ल्ट वर्ड्स में बोल रहा हूँ। द मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू दिस ऑन द सर्कुलर रीजन दिस इज मोड ए प्लस मोड बी आएंगे, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज अटेन्ड एट जेड इज इक्वल्स टू ई टू द पावर आइटा थीटा। हुएर करके लिखो, ये हुएर है, where थीटा इज इक्वल्स टू आपको मिलेंगे आर्गूमेंट, जनरल आर्गूमेंट है ये, प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर मैं बोलो द मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू दिस ऑन द सर्कुलर रीजन दिस इज मोड ए इंटू आर प्लस मोड बी, एंड दिस मैक्सिमम वैल्यू इज अटेन्ड एट जेड इज इक्वल्स टू, अब की बार इसके लिए जो मैक्सिमम वैल्यू आएंगे आर है ना, तो जेड इज इक्वल्स टू आर इंटू ई टू द पावर आइटा थीटा हो जाएंगे, क्योंकि ये अब की बार 1 था ना आर के प्लेस में, तो 1 इंटू समथिंग हो गई। ओके, इसीलिए
तो इसको अगर बोलें द मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड दिस ऑन द सर्कुलर रीजन दिस इज, ये बनेंगे और किस पॉइंट पे आपको मिलेंगे, इस पॉइंट पे आपको मिलेंगे। ये रेडियस है तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। तो अगर फंक्शन आपका इस टाइप का है और सर्कुलर रीजन आपकी बार यूनिट डिस्क की रहेंगे तो वो मोड ए प्लस मोड बी ही रहेंगे। अगर आपके पास फंक्शन ऐसे हैं, उस फंक्शन का आपको अगर मैक्सिमम उसका मोड अगर करेंगे और वो फंक्शन जो नई फंक्शन बनेंगे उस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है ना वो ये बनेंगे, इस सर्कुलर रीजन के लिए यही होगा। और किस पॉइंट पे आपको मिलेंगे, वो z इज इक्वल टू जेड नॉट प्लस आर पे आपको मिल जाएंगे। ओके ठीक है बच्चों, बस इतने इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो मैक्सिमम और मिनिमम मॉडुलस वैल्यू के फाइंड आउट करने, कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और 2-4 क्वेश्चंस लेके हमारे काम ख़त्म कर देंगे। लेट्स गो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैंने एक्सरसाइज 6.1 मैंने बनाई, तो क्वेश्चंस क्या बोलता है कि फाइंड द मैक्सिमम मॉडुलस, इस फंक्शन का मैक्सिमम मॉडुलस आप पहले फाइंड आउट करना। दूसरी क्वेश्चन एंड फाइंड इट्स पॉइंट्स ऑफ अटेनमेंट, वो किस पॉइंट पे उसका मैक्सिमम जो फंक्शन आपने इसका मोड करके नई फंक्शन बनाई उसका फंक्शन का जो किस पॉइंट पे वो अटेन होता है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए वो पूछता है। 2 क्वेश्चन से और मैंने आपको 5 क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखवा दिया है, तो वो चलते हैं बारी बारी के करेंगे हम। तो सोल्यूशन पहले देखो, इस फंक्शन को अगर मैं उठाऊं पहले क्वेश्चन, तो मुझे बताओ एफ ऑफ जेड क्या है भैया, माइनस आइटा जेड प्लस में आइटा, और सर्कुलर रीजन कहाँ है। मैं एक बार इसका मैं सर्कल बना देता हूँ, मान लो ये मेरी 5 रेडियस का सर्कल है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ तो 5 आइटा बनेंगे, ये -5, ये -5 आइटा, यहाँ 0 है। क्लियर है। तो देखो जो मैंने कई सारे रिजल्ट्स आपको अभी अभी बताया, इनमें से वो कौन सी ब्रांच में आते हैं। देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, ये ए जेड प्लस बी टाइप के होते हैं ना, और ऑन सर्कुलर रीजन मोड जेड लेस देन और इक्वल्स टू आर है, क्योंकि अब की बार ये 1 नहीं है तो वो सेकंड ब्रांच में आ गई ना। तो मुझे बताओ इस फंक्शन का देयरफॉर बाय रिजल्ट मुझे क्या मिल गई, आप लिख लेना यहाँ, द मैक्सिमम मॉडुलस ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ जेड इज ऑन द सर्कुलर रीजन, इसके लिए इज मोड ए इंटू आर प्लस मोड बी, यही तो था रिजल्ट। तो इस फंक्शन का जो मॉडुलस का जो आएंगे ना वो इस पर आएंगे, तो कितने हैं ये, ए की वैल्यू कितने हैं, माइनस आइटा का मोड इंटू में आर कितने 5 है, प्लस मोड बी ये भी आइटा है। राइट माय डियर स्टूडेंट। तो मुझे बताओ अब की बार ये क्या बन गई, इसका मोड तो 1 है तो 5 + 1 दिस मीन्स 6 आपके पास आ गई। ओके यही है ना क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बस ऐसे ही तो आपको फाइंड आउट करना है। तो अब मुझे ये जो इस फंक्शन का मैक्सिमम मॉडुलस यही है, लेकिन ये जो किस पॉइंट पे वो अटेन होगा ये क्वेश्चन अब क्लियर हो गई, लेकिन मुझे तो ये अटेनमेंट भी फाइंड आउट करना है। मैंने क्या बताया, दिस फंक्शन इज अटेन्ड एट जेड इज इक्वल्स टू आर इंटू ई टू द पावर आइटा थीटा। राइट माय डियर स्टूडेंट। तो मुझे बताओ आर की वैल्यू 5 इंटू ई टू द पावर आइटा थीटा। क्लियर जी। तो मुझे बताओ थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं भैया, जनरल आर्गुमेंट ऑफ बी माइनस जनरल आर्गुमेंट ऑफ ए। क्लियर है। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं जनरल आर्गुमेंट ऑफ बी का वैल्यू कितने हैं, आइटा इज इक्वल्स टू, रिजल्ट क्या था बच्चों जनरल आर्गुमेंट के लिए, ये बोलता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ आइटा प्लस में 2n पाई, वेयर n आपके पास इंटीजर्स चलते हैं, यही तो रिजल्ट था। और मुझे बताओ आइटा का प्रिंसिपल पार्ट कितना है,
ऊपर आयटा, दिस मीन्स आयटा मीन्स x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, दिस मीन π/2 ये बना आपके पास π/2 प्लस ये 2n पाई ये बना और n आपका इंटीजर चलेंगे। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, ये इक्वेशन 1 मान लो और मुझे जनरल आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयटा फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो ये क्या बन जाएंगे, तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ माइनस आयटा प्लस का 2n पाई यही तो बना। तो मुझे बताओ ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये कितने हैं, ये x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये -π/2 बना और ये 2n पाई और n आपका इंटीजर चलेंगे। इक्वेशन 2 मिल गई। देखो इसका वैल्यू मिल गई, इसका वैल्यू मिल गई। अब थीटा का वैल्यू मुझे आराम से मिल जाएंगे, मैं यहाँ लिख दूंगा बच्चों, थीटा इज इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ b, दैट मीन्स ये वाला कितना है π/2 प्लस 2n पाई, राइट माय डियर स्टूडेंट, और माइनस a, दिस मीन दिस है ना बच्चों, दिस क्वांटिटी है ना, तो ये माइनस से ये प्लस हो जाएंगे और ये π/2 बन गई और माइनस में 2n पाई बन गई। देखो ये इससे कैंसिल हो गई, तो अब की बार कितने हैं 2π/2, दैट मीन्स ये सिर्फ थीटा का वैल्यू आपको पाई मिल गया। समझ रही हो, तो आप लिख लेना, मैं कुछ चीज़ें मुझे मिटाना पड़ेगा, कहाँ मैं मिटाऊँ, इसको ही मिटा देता हूँ, ठीक है बच्चों। ओके तो यहाँ से आप रख लो, आपको सारे वैल्यू मिल गई, तो ये रहा 5 इंटू e⁻, अब मुझे बताओ आयटा इंटू थीटा का वैल्यू पाई है, तो ये बन गई। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, तो अब मुझे बताओ 5 को 5 रहा, अब इसको मैं लिख सकता हूँ cos पाई प्लस आयटा साइन पाई। क्लियर है, और ये वाला क्वांटिटी तो 0 है, और मुझे बताओ ये जो cos पाई का वैल्यू होता है -1, तो -5, क्या ये बाउंड्री का पॉइंट नहीं है, यही तो है -5। देखो रिजल्ट मैंने वेरीफाई कर दिया। अगर क्या ये फंक्शन एनालिटिक है, बिल्कुल है, इनफैक्ट ये एंटायर फंक्शन है, इस डोमेन में तो एनालिटिक एवरीवेयर है। और अच्छा ये नॉन कांस्टेंट है, हाँ बिल्कुल नॉन कांस्टेंट है जी, समझ गए हो, तो गारंटी है इस फंक्शन का मोड ले लो और वो फंक्शन का जो वैल्यू आएंगे ना, वो किसी ना इस डोमेन का किसी ना किसी बाउंड्री पॉइंट पे आएंगे। यस देखो जी, इस पर आ रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पे मैं इंटरेस्ट नहीं लेता, अगर आप मुझे बोलेंगे तो वो भी फाइंड आउट करूँगा, लेकिन वो लेंथी प्रोसेस थोड़ा लगता है, लेकिन क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं तो मैक्सिमम पे ही पूछे जाते हैं। ओके ये प्रोसीजर आपको समझ आ गया क्या बच्चों, बारी बारी से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये कैसे मैंने इस प्रोसीजर आपको समझ आ गई, ये देखो मैंने कितने सारे रिजल्ट्स दे दिया, वो 5-6 रिजल्ट्स ही हैं, उसी की बेस ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और कैसे हम उसका मैक्सिमम मॉडुलस फाइंड आउट करते हैं, उसका जो पॉइंट ऑफ अटेनमेंट, किस पॉइंट पे वो मैक्सिमम मॉडुलस जो पॉइंट वो अटेन होते हैं, वो भी मैंने आपको फाइंड आउट करना सिखा दिया है। ओके अगर आपने आर्गूमेंट का वीडियोस अगर आपको निकालना नहीं आते हैं, मेरे वीडियोस बहुत अवेलेबल हैं, वहाँ जाके आपको आर्गूमेंट्स को तो देख लो, अगर वो नहीं आएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस कभी नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत आसान सा क्वेश्चंस है, मैंने एक अच्छे से समझा दिया है, बाकी सारे आपको करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स करने से ही आता है, मुझे करने से आपको नहीं आएंगे। हाँ वे तो मिल जाएंगे लेकिन आपको नहीं आएंगे ना, सिर्फ आप कर लो। वो अगर कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप में आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और अब जो हम पढ़ेंगे चैप्टर 6.2 वो आप कितने भी लिख लेना। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट, चलते हैं फिर हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चैप्टर मेरा 6.2 है, उसके ऊपर आप मैं 3 भी लिखूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने सिर्फ 3 ही है,
आप जितने भी पीछे लिख सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में ये पुन्नु स्वामी साहब का जो किताब है ना, वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस पुट होते हैं, वहाँ से ही क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक आपको स्किप नहीं कर सकते हैं, वो मैंने और टॉपिक का नाम ऐसे ही नहीं लिखूंगा, क्योंकि 2 थ्योरम है, उसी की बेस पे हम सारा काम कर देंगे और हमारा ख़त्म हो जाएंगे। अगर लिखना चाहते हो तो नहीं, मैं तो यहाँ लिखूंगा थ्योरम 1 है और थ्योरम 2 है, मैं थ्योरम 2 यहाँ लिखवा दूंगा, ठीक है। और अब ये जो थ्योरम का नेम है वो होता है स्कॉर्च लेमा बोलो या फिर स्कॉर्च थ्योरम। मैंने आपको समझा दिया था लॉजिक के क्लास में, लेमा को किसको बोलते हैं, थ्योरम किसको बोलते हैं, प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं, वो सारे का मैंने डिटेल में समझा दिया। आई होप आपको वहाँ जाके देखना है। और ये होता है स्कॉर्च पीक लेमा होता है, ये पीक लेमा। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये 2 ही थ्योरम हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप पिछले कई सारे सालों का क्वेश्चंस पेपर उठा लो, ये जो 2 इस चैप्टर 6.2 में क्वेश्चन सर नहीं आया, अगर आप बताएंगे ना, मैं पढ़ाना आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या कहता है, स्कॉर्च लेमा ये कहता है कि भैया जो हाइपोथेसिस है, पहले हाइपोथेसिस ये कहता है कि भैया पहली बात तो ये जो डी है ना वो ऐसे होनी चाहिए। मैं समझाऊंगा उसका मतलब क्या है। ऐसे लिखो, आपको ऐसे लिखा मिलेगा, या फिर डायरेक्टली आपको ओपन डिस्क ऐसे आपको लिखा मिलेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। इसका मतलब तो यही है, ओके। और दूसरी हाइपोथेसिस आपको क्या देगा, ये जो फंक्शन है ना D2, आप इसको तो बढ़ा भी सकते हो, अगर आप D क्लोजर करोगे तब भी चलेगा, सिर्फ D लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, आप C लिखो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए कहीं ऑथर आदत होते हैं इसको D का क्लोजर ले लेते हैं, मीन्स कोडोमेन को तो बढ़ा भी सकते हैं बच्चों, राइट। इसमें क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो मुझे इमेज सिर्फ फाइंड आउट करना है, उसको बढ़ा लो, उसके बराबर रख लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ओके। ये फंक्शन आपका क्या होनी चाहिए बच्चों, ये एनालिटिक। देखो मैंने एनालिटिक फंक्शन कहाँ पढ़ाया था, चैप्टर 2 में, और वही नाम चैप्टर 6 तक आ गई, और वो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ओके क्योंकि वो बहुत शानदार इम्पोर्टेंट है। ये एनालिटिक होना चाहिए, किस पर, डी पर होना चाहिए। इन लिखो, ऑन लिखो, ये मीनिंग नहीं समझ के बैठना है ऑन मीन्स बाउंड्री सिर्फ, ना जी ऐसा कोई नहीं है, बाउंड्री तो हमारा भी नहीं है। ऑन लिखना, ऑन का मतलब बाउंड्री बोलना तो सरासर गलत है, ठीक है, क्योंकि हमारे ओपन डिस्क में हम काम कर रहे हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये अगर ऐसा है, थर्ड स्टेटमेंट हाइपोथेसिस z इज इक्वल्स टू 0 क्या होनी चाहिए, एक सिंपल 0 होना चाहिए। किसका, फंक्शन एफ ऑफ जेड का। अगर इतने हैं तो कंक्लूजन ये कहता है, तो पहली कंक्लूजन ये है कि भैया मोड एफ फंक्शन का मॉडुलस ले लो, वो हमेशा लेस या फिर बराबर रहेगा मोड जेड के साथ फॉर ऑल जेड इन डी पर, समझ गए। दूसरी बात, इस फंक्शन को अगर फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करोगे और पॉइंट अगर आप 0 पुट करेंगे और उसका अगर मोड ले लेंगे, वो हमेशा बराबर या फिर इक्वल 1 से रहेगा। क्या शानदार सा काम किया है मीन्स स्कॉर्स ने। उसका मतलब अगर मैं इसको अगर मैं ड्राइंग बना लो तो ये बोल रहा है, ये आपके पास डी है, यहाँ से यहाँ जो एक फंक्शन आपको दिया होगा वो किस पर मैप होगा, ये भी आप कोडोमेन को तो बढ़ा भी सकते हैं,
मान लो ये आपके पास ये अगर कोई z का पॉइंट है तो उसका इमेज यहाँ कहीं अगर आएंगे, ऐसे अगर जा रहा है, ये पॉइंट मेरा f ऑफ z ही तो है। इतने सालों से हमने छोटे छोटे बातें पढ़ के आए हैं, तो यही तो बनेंगे। यहाँ से अगर कोई पॉइंट उठाओगे और फंक्शन में डालोगे, वो पॉइंट तो f ऑफ z का ही बनेंगे। और ये मेरी डी क्लोजर बोलो या फिर डी बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ कहीं उठाएंगे, उसका इमेज आपको यहाँ कहीं मिलेंगे। तो ये कहने का क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है? मीन्स दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज ऑफ द पॉइंट्स z फ्रॉम द सेंटर, है ना बच्चों, इज लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट z फ्रॉम द ऑरिजिन। वर्ड्स में अगर ऐसे बोलना चाहते हो तो ऐसे ही बोलोगे। तो ये स्कॉट्स लेमा का हाइपोथेसिस यही है और कंक्लूजन यही है। कई बार हाइपोथेसिस को अलग तरीके से भी हम, ये जो स्कॉट्स लेमा का जो है ना, पीक बोलो, लेमा बोलो, वो जो स्टेटमेंट है ना, दो तरीके से आ सकते हैं और दो तरीके में स्टैंडर्ड है, वो दो तरीके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ओके, ये पहली स्टेटमेंट का स्टाइल है। तो अगर आप उसको वर्ड में बोलना चाहते हो, कैसे बोलोगे बच्चों? लेट डी बी एन ओपन डिस्क, ओके, होल स्टॉप। इफ ए फंक्शन एफ फ्रॉम डी टू डी बार इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी एंड z इज इक्वल टू 0 इज अ सिंपल जीरो। सिंपल जीरो का मतलब बच्चों, अगर आपका फंक्शन में अगर 0 डालते हो, अगर 0 आया ना, तो अगर वो फंक्शन का फास्ट डेरिवेटिव करोगे और 0 वैल्यू पुट करेंगे, वो कभी 0 नहीं आएंगे। ये सिंपल जीरो का मतलब है। ओके माय डियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ आ गए। अगर इतनी हाइपोथेसिस ट्रू है, देन ये बोलता है, स्कॉट्स लेमा ने कहा कि भैया मोड एफ ऑफ जेड इज लेस देन और इक्वल्स टू मोड जेड बनेंगे फॉर ऑल जेड इन डी। एंड अगर उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे वो और मोड अगर लेंगे, वो 1 या 1 से कम ही आएंगे। और देखो ये जो है ना, फर्दर करके लिख लो यहाँ, फर्दर ये जो इक्वालिटी होल्ड्स, फर्दर आप लिख लेना, फर्दर इक्वालिटी होल्ड्स आइदर इन 1 और इन 2। देखो फर्स्ट स्टेप में या फिर दूसरी स्टेप में ये जो इक्वालिटी मैंने लगाया ना, ये होल्ड तब करेगा जब ये फंक्शन आपका क्या होने चाहिए, ये फंक्शन आपका ए जेड होनी चाहिए और मोड ए आपका 1 होनी चाहिए। इसका मतलब ये क्या है, ये तो रोटेशन मैपिंग है ना बच्चों। अगर ये फंक्शन जो दिया हुआ वो फंक्शन अगर रोटेशन है, तो ये जो है ना इक्वालिटी इसमें होल्ड कर सकता है ना, या फिर इसमें होल्ड कर सकता है, या फिर दोनों में भी होल्ड कर सकता है। और स्टेटमेंट मैंने बता चुका हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस को पहली बार देख रही हो, लॉजिक की क्लास को मत भूलिए बच्चों। जिसने वो स्किप करके अपने तैयारी कर रहा है ना, वो एक तरफ से वो पाप कर रहा है। क्योंकि विदाउट लॉजिक, विदाउट लैंग्वेज आप अगर यहाँ जंप करोगे ना, मार खा जाओगे। इतने पीटोगे मैथमेटिक्स से, मैं नहीं पीटूंगा बच्चों। मैथमेटिक्स आपको इतने पीटेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट होके छोड़ देंगे इसका। ठीक है, परेशान मत होना, मैं सारे काम को डिटेल में कर रहा हूँ। मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिर्फ आपको मैं जो बेनिफिट मैं खुद गेन किया है, वो बेनिफिट्स मैं आपको फ्री में वो देना चाहता हूँ। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट, ये जो स्कॉट्स लेमा आपको समझ आ गई। स्टेटमेंट में अगर आपको कोई पूछे ये जो इक्वालिटी आपने लिखा, इस पर इक्वालिटी कब होल्ड करेगा? सर वो फंक्शन अगर इफ एंड ओनली इफ का है, अगर ये फंक्शन रोटेशन हुआ तो ये जो इक्वालिटी इस पर या फिर इस पर या फिर दोनों पर होल्ड कर सकता है नहीं, करेगा।
अगर वो फंक्शन रोटेशन ही नहीं है तो इस इक्वालिटी का मतलब कुछ भी नहीं है, काम का नहीं है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, ऐसे मत हल्के में चीज़ें ले मत बैठना। ओके तो अब ये जो स्कॉट्स पीक लेमा होता है ना, ये तो इसका स्पेशल केस है। दैट मीन्स स्कॉट्स लेमा इज अ स्पेशल केस ऑफ स्कॉट्स पीक लेमा होता है, क्योंकि इसका जनरलाइजेशन ऐसे बनते हैं। हाइपोथेसिस ये दूसरे एक स्टाइल में ऐसे लिखा जाता है, दूसरे स्टाइल में आप लिख लेना कि भैया आप वर्ड में वो लिख लेना, मैं जो मैथमेटिकल टर्म्स आएंगे बस मैं यही लिखूंगा। ओके तो आप लिख लेना, वो स्टेटमेंट ये बोलता है सपोज ए फंक्शन एफ ऑफ जेड, देखो सपोज ए फंक्शन एफ इज एनालिटिक, सपोज ए फंक्शन एफ इज एनालिटिक ऑन डी, डी मीन्स आपने यही बनेंगे, सॉरी ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में आप जेड उठाओ और उसका मोड हमेशा लेस देन 1 आएंगे। देखो सपोज ए फंक्शन एफ इज एनालिटिक ऑन डी, डी मीन्स ये वाला, एंड सच दैट लिख लो, सच दैट उस फंक्शन का अगर मोड ले लेंगे वो 1 या 1 से कम आएंगे फॉर ऑल जेड, देखो फॉर ऑल जेड इन डी। समझ गए, ये दूसरी स्टाइल है। ये जो स्टेटमेंट है ना वो ये वाला स्टेटमेंट ही तो है। ओके यही तो एक स्टेटमेंट है, और क्या दूसरी वाला यही है। ओके अगर ऐसा है तो कंक्लूजन ये कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहली कंक्लूजन ये कहता है भैया एफ ऑफ जेड ले लो माइनस एफ ऑफ ए कर लो और डिवाइड कर लो 1 माइनस एफ ऑफ ए का कॉन्जुगेट और इनटू में एफ ऑफ जेड का मोड हमेशा लेस या फिर बराबर रहेंगे मोड ऑफ जेड माइनस ए अपॉन में 1 माइनस ए कॉन्जुगेट इनटू जेड। अब की बार फॉर ऑल जेड एंड ए इन डी। ये जो अब की बार ये ए ना कांस्टेंट मत समझ बैठना, ये दोनों ही वेरिएबल के काम करेंगे। ठीक है, इसको याद करने का तरीका देखो, यहाँ सब में एफ लगा हुआ है और यहाँ एफ हटा देना है, तो देखो एफ ऑफ जेड का जेड बन गई, एफ ऑफ ए का ए बन गई, एफ ऑफ जेड का एफ ऑफ ए का कॉन्जुगेट ए का कॉन्जुगेट बन गई और 1 को 1 था, ऐसे याद रखना है। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये पहली स्टेटमेंट है। और दूसरी स्टेटमेंट ये, अगर आपके पास फंक्शन का डेरिवेटिव अगर करोगे ना और उस फंक्शन का अगर मोड आप ले लेंगे वो हमेशा लेस या फिर बराबर रहेगा किसके साथ, ये रहेगा 1 माइनस एफ ऑफ जेड का मोड का होल स्क्वायर है। ये देखो एफ ऑफ जेड का मोड ले लो और उसका स्क्वायर बना दो, और देखो ये 1 को 1 रख दो, इस एफ ऑफ जेड के बदले में मोड जेड का स्क्वायर लिख लो और फॉर ऑल जेड इन डी लिख लो। बड़ा शानदार सा। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए तो ये हुआ स्टेटमेंट आपके पास। एंड थर्ड स्टेटमेंट आप लिख लेना कि अगर सिर्फ फंक्शन का आप मोड लेंगे ना, सिर्फ मोड है ये डेरिवेटिव का मोड है, ये ध्यान में रखना है। वो चीज़ हमेशा लेस और इक्वल टू आपके पास एफ ऑफ जीरो का मोड प्लस मोड जेड इज ऑलवेज बाय डिवाइडेड बाय 1 प्लस एफ ऑफ जीरो का मोड इंटू मोड जेड और फॉर ऑल जेड इन डी। ये ऐसे ही आप फ्रिक्वेंटली याद रखना है बच्चों, और यहाँ से ही पीक लेमा से ही क्वेश्चंस हमेशा आपको मिल जाता है, हमेशा आपको मिल जाएंगे। मीन्स ये गारंटी है बच्चों, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। गारंटी तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप पिछले मीन्स प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा लो बच्चों, और ये नहीं आपको मिलेंगे तो क्या मतलब है।
ठीक है, तो ये हुआ स्कॉट्स पीक लेमा का स्टेटमेंट है। ये क्वेश्चन, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो 3 स्टेटमेंट एग्ज़ाम में आपको पूछेंगे भी, और पार्ट सी में अगर क्वेश्चन आएंगे तो पार्ट सी में ही आएंगे, और स्कॉट्स लेमा का अगर आएंगे तो वो पार्ट बी में स्टेटमेंट आ सकते हैं। ओके, और इसका एप्लीकेशन मैं अभी करने जा रहा हूँ कि हो क्या रहा है। हमने तो इसका थीम समझ लिया अभी, तो ये आपको ज़िंदगी भर याद रखना है, ऐसे ही याद रखना है। देखो, उसको जो एफ में था वो जेड में कन्वर्ट हो गई, ऐसे ही आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों? ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखो ऐसे ही क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा कि भैया वो पूछेगा आपको कुछ इस टाइप का कंडीशन आपको दे देगा, और वो पूछना चाहेगा क्या ये फंक्शन आपको एनालिटिक है। समझ गए? कई सारे ऑप्शन स्कॉट्स लेमा में आए, कई सारे क्वेश्चंस पूछो, 1 2 3 का नहीं है, काफ़ी आते हैं, फ्रिक्वेंटली वो भी आते हैं। ओके, तो वो पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन वो कह रहा है भैया कि प्रूफ करो कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट, माने देयर इज नो सच फंक्शन एफ दैट इज एनालिटिक इन डी सच दैट, ये वाला होल्ड करें। मीन्स ये आप प्रूफ कर लो कि भैया इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ऐसे भगवान ने आज तक एनालिटिक फंक्शन नहीं बनाया, तो आप कौन होते हैं? तो ये आप प्रूफ करो कि ये जो मैंने बात बताई ये सही है क्या। तो देखेंगे, वो प्रूफ है तो प्रूफ करेंगे, है ना बच्चों। पहले क्वेश्चंस को मैं प्रूफ कर रहा हूँ कि मुझे रिक्वायरमेंट्स क्या है, मुझे दिया क्या है बच्चों, एफ ऑफ 1/4 है, इसका वैल्यू 0 दिया है, और एफ ऑफ मेरे 3/4 का वैल्यू मुझे 7/20 दिया है। ठीक है, तो मुझे बताओ मैं स्कॉट्स पीक लेमा यूज करूँ? तो यहाँ से आपको ए का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप, ये आपके पास ए इसको लो या फिर इसको लो, आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ, लेकिन यहाँ आप ले नहीं सकते हैं, यहाँ तो ए का वैल्यू फिक्स है 0। ओके, तो इसी हिसाब से आपको चूज करना है। यहाँ डैश नहीं है, एफ डैश नहीं है, तो कौन सी लेमा का मैं स्कॉट्स पीक लेमा का कौन सा यूज करूँ? पहली स्टेटमेंट, राइट। वो वेरीफाई अगर हो गई तो ऐसे एनालिटिक फंक्शन मिल जाएंगे, हम कह देंगे। अगर नहीं सेटिस्फाई हुए तो वो नहीं मिलेंगे। ओके, तो चलते हैं। आप ए को किसको लोगे? मैं 1/4 को लूँगा, और जेड को मैं इसको लूँगा -3/4। ठीक है, तो मुझे बताओ बाई स्कॉट्स पीक लेमा, राइट, का सेकेंड स्टेटमेंट क्या था? ये बोल रहा है कि एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में 1 माइनस एफ ऑफ ए का कॉन्जुगेट इनटू में एफ ऑफ जेड का मोड इज लेस देन और इक्वल्स टू जेड माइनस ए अपॉन में 1 माइनस ए कॉन्जुगेट जेड। ये वाला, ये जो इनइक्वालिटी है, अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो ऐसे एनालिटिक फंक्शन ज़रूर है। अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ऐसे एनालिटिक फंक्शन आज तक बना ही नहीं है जो कि इसको सेटिस्फाई करे। ओके, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो मुझे रखवा दो वैल्यू एफ ऑफ ये जेड आपको किसको माना है? -3/4 को, माइनस एफ ऑफ ए क्या है? 1/4 है, तो होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना है? एफ ऑफ ए का वैल्यू 1/4 का कॉन्जुगेट है, इनटू में एफ ऑफ जेड का वैल्यू -3/4 है। यहाँ भी रखवा दो, जेड का वैल्यू कितना है? -3/4 माइनस ए, ये ए है, 9 नहीं है। ठीक है बच्चों, और ए का वैल्यू 1/4 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए कॉन्जुगेट 1/4 का कॉन्जुगेट इनटू में -3/4 है। बात समझ रही हो?
बहुत अच्छे से करना है, हड़बड़ा मत जाना। तो एफ ऑफ -3/4 का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल चुका है, ये इसका क्वांटिटी है। तो ये क्या है, 17/20 है ये, माइनस एफ ऑफ 1/4 का वैल्यू 0 है, मैंने रख दिया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ ऑफ 1/4 का वैल्यू 0 इंटू समथिंग, तो ये तो 0 बन गई। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो ये लेस देन और इक्वल्स टू, ये क्या बन जाएगी, ये एलसीएम अगर 4 जाएगा तो मुझे बताओ सॉरी ये मोड में जाएंगे, और अब की बार ये कितने बन जाएंगे, अगर मैं 4 एलसीएम ले लूँ तो ऊपर क्या बचेंगे भैया, -3 -1, ये ऐसे बना, और नीचे मेरे भी है ना, और अगर मैं इसको, ये प्रोडक्ट में है तो 1/4 का कॉन्जुगेट तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो वही आएंगे, ये 1/4, ये बना 1 प्लस ये कितने बने, 3/16 बना। राइट माय डियर स्टूडेंट, बात समझ रही हो, इतनी बात। ये क्या बन गई, ये बना 17/20, इसका मोड तो बेशक हटा सकता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी अब बन गई। अब मुझे बताओ ये ऊपर तो क्या बचा, ऊपर मेरा -4/4, तो ऊपर मेरा बचा क्या है, -1 बचा, और नीचे कितने बचेंगे बच्चों, ये अब की बार 16 बनाना, 16 प्लस में 16 + 3 कितने, 19 बन गई ना, ये 19/16 था, और उसका मोड, तो मोड अगर हटा दो तो बेशक मैं इस क्वांटिटी को यहाँ फर्दर नहीं लिखूँगा, तो मैं सीधा ही उसको लिख दूँगा कि भैया इसका क्वांटिटी ये ऊपर चले जाके 16 कितने बन जाएंगे, 19 बन जाएंगे। आपने स्कूल क्लासेस में सीखी होगी कि भैया इस इनइक्वालिटी को कैसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस इनइक्वालिटी को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, मुझे तो अभी तक मुझे पता नहीं, तो एलसीएम इसका ले लो ना, एक झटके में हो जाएंगे। एलसीएम कितने बन गई, ये 19/20, 20 × 19 का पूरे में एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद यहाँ क्या आपके पास बच गई, ये 17 × 20 था, तो 17 × में 19 बन गई। आर यू गेटिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और ये अब की बार क्या बन जाएंगे, और ये वाला अभी भी ये बन गई कितने, 20 × 19, और ऊपर कितने बन गई, 20 × 16 बन गई। और अब की बार इसकी वैल्यू मुझे बताओ। ओके माय डियर स्टूडेंट, ये अब की बार ये इक्वालिटी देखो हो गई, तो मैं यहाँ लिखवा दूंगा। देखो भैया इसका वैल्यू कितने आएंगे, 19 × 2 तो 180, दैट मीन्स सॉरी 19 × 2 89, तो दैट मीन्स ये बनेंगे 380, ऊपर में कितने बचेंगे, 17 × 1 17, दैट मीन्स ये 323 बन गई। ये लेस देन और इक्वल्स टू, वो तो ऊपर कितने बन जाएंगे, 320 अपॉन में ये भी 380 बन गई। अभी मैं कंपेयर करने के पोजीशन में आ गया हूँ ना बच्चों। देखो ये क्वांटिटी क्या है, ये तो भैया देखो डिनोमिनेटर में सेम है, न्यूमरेटर में अब कंपेयर कर लो कौन बड़ा है, ये इससे बड़ा है भैया। तो आपने बोला ये क्वांटिटी छोटा है इससे ना जी, आपने गलत बोला। ये क्वांटिटी, ये जो पूरे क्वांटिटी ना इस क्वांटिटी से बड़ा है, क्योंकि मैं जब यहाँ देखा मैं कंपेयर करने के पोजीशन में नहीं था, क्योंकि ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, क्या पता डिनोमिनेटर छोटा है तो क्या क्वांटिटी बड़ा नहीं हो सकता, हो सकते हैं, नलिफाई भी हो सकते हैं भैया, तो गारंटी कुछ नहीं है। लेकिन अब की बारे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो ये क्वांटिटी इससे कभी छोटा हो ही नहीं सकता। तो ये गारंटी हो गई, मैंने वेरीफाई किया।
स्कॉट्स लेमा का पीक लेमा का यूज करके तो ऐसे सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो भैया ये कंडीशन अगर इस फंक्शन आपने दिया और स्कॉट्स लेमा सेटिस्फाई नहीं किया तो आप बोल रहे हो ये फंक्शन एनालिटिक होगा, ऐसा कैसे होगा भैया? किसने बोला आपको? सो ऐसा एनालिटिक फंक्शन संसार में भगवान ने ही नहीं बनाया जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला एक एनालिटिक फंक्शन आप मुझे दे सकते हो। There is no such an analytic function for which this requirement is satisfying. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये वाला हो गई। तो आप मुझे वेरीफाई करके देखो ये जो फंक्शन ये जो मैंने कंडीशन दिया है तो आप स्कॉट्स कौन से पीक वाला ही लगाओगे ना, ये ए इसको बी, ये इसको जेड, या फिर इसको ए, या फिर इसको ए इसको जेड, आपकी मर्जी है। ओके तो उसी हिसाब से आप ऐसे ही तरीका अपना लो, ये वाला भी क्वांटिटी कर दो और आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएंगे। समझ रही हो? और इनमें से मैं एक क्वेश्चंस करके ये भी आप कर लेना। स्कॉट्स पीक लेमा से ये हो ही जाएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा डैश में डेरिवेटिव्स में है तो उसको मैं कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको सिखा के। भैया देखो सर, आप बोल रहे हैं, अगर आपका मन में ऐसे क्वेश्चन आता सर ये अगर ऐसे होता तो ये अगर 320 होता तो देखो ना इक्वालिटी है ना, तो हाँ भैया इस कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो ये मैं कहूँगा कि ऐसा ज़रूर है एक फंक्शन कम से कम जो कि एनालिटिक है और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। थीम को समझ रही हो ना बच्चों? अगर इतने थीम आप समझ नहीं पाएंगे ना तो एग्ज़ाम में तो नेट वालों ने इतनी दिमाग है उनके पास, जो क्वेश्चंस को तो हमको आता है लेकिन उसको थोड़ा स्टाइल में मॉडिफाइड कर देते हैं जो कि हमको लगता है ये आउट ऑफ सिलेबस। नहीं जी, ओके तो यही बस आपके पास मैंने 2-3 क्वेश्चन आप कर लो। मैंने तो यहाँ लिख दिया प्रूफ दैट ऐसा एक एनालिटिक फंक्शन मिलेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ होगा, है ना? ओके माय डियर स्टूडेंट, ये वाला हो गई। कैसे करते हैं प्रोसीजर आपको अच्छे से समझ आया होगा ना? आई होप आपको कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना? तो देखो भैया अब की बार देखो 4 से मैंने एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिया, 7 क्वेश्चन, क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू बच्चे देख के डर जाता है कभी कभी। तो उसके लिए मैंने ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कर दूँगा कि भैया ये जो मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन है ना, ये डज के क्वेश्चन है। मीन्स ऐसा एनालिटिक फंक्शन आप मुझे दे सकती हो क्या जो इसको होल्ड करे? तो आप वेरीफाई करके ले आना, अगर है सेटिस्फाई है तो हो गई। तो मैं 7th क्वेश्चन को करने जाऊँगा। तो उसका सोल्यूशन देख लो बच्चों। एक बार मेरे पास f(1/2) मेरे पास कितना है 0 दिया है और f(1/2) मेरा लेस देन और इक्वल टू 4/3 है। क्लियर? इसमें कोई प्रॉब्लम है? तो ऐसे देखो डैश है तो बाई लिखना है और कोई नहीं लगेंगे। बाई स्कॉट्स पीक लेमा से आपको क्या मिल जाएंगे? कौन से रिजल्ट लगाओगे यहाँ? ये वाला सेकेंड वाला, कौन सी? f' ऑफ z का मोड इज लेस देन और इक्वल टू क्या है 1 माइनस f ऑफ z का जो मोड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस मोड z का स्क्वायर फॉर ऑल z के लिए, राइट? ये वाला लगाएंगे। z अब की बार फिक्स है, सिर्फ आपको ऐसे दिखाई देना चाहिए या फिर आप डेज को मार्क कर लो। ओके तो अब की बार ये वाला लगा दो कि मोड भैया f' मीन्स f' की वैल्यू अब की बार फिक्स है। मैंने a बोल दिया था, वो z ही है। ओके तो 1/2 है यहाँ, उसका मोड लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस मोड f ऑफ z का वैल्यू मीन्स f ऑफ 1/2 का मोड का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस z का मोड, दैट मीन्स 1/2 का मोड का स्क्वायर है,
रख दे, सिर्फ मैंने रख दिया बच्चों। तो अब मुझे बताओ एफ डैश 1/2 का वैल्यू कितना है भैया, लेस देन और इक्वल्स टू 4/3 है। मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इक्वालिटी तो है, उससे आपको घबराने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका वैल्यू डायरेक्टली रख दो 4/3 का मोड विच इज़ लेस देन और इक्वल्स टू यहाँ 1 माइनस एफ ऑफ 1/2 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0 का मोड का स्क्वायर है ये, तो 1 माइनस 1/2 ये क्या है, 1/2 का स्क्वायर है, मोड है, तो हम जानते हैं भैया एक्स का मोड का स्क्वायर हमेशा एक्स स्क्वायर होता है, राइट, फॉर एनी नंबर, एनी रियल नंबर। तो इसका मोड ये बन गई 1/4 बन गई। तो यहाँ मैं सिर्फ इस क्वांटिटी को मैं कैलकुलेट करता हूँ, 1 हो गई, ये तो 0 हो गई, ये 4 माइनस 1 दैट मीन्स 3/4, यानी कि ये क्वांटिटी बन गई 4/3। देखो इक्वालिटी आ गई, ये भी पॉजिटिव है, तो 4/3 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 4/3। देखो भैया ये तो इनफैक्ट इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इनफैक्ट ये इक्वल टू आया। तो हमें लॉजिक के क्लास में पढ़ाया, क्या ये लिखना भी सही है, बिल्कुल सही है। इनफैक्ट ये अगर ऐसे भी लिखोगे ना, ये इनफैक्ट ये अभी भी ट्रू है। ओके माय डियर स्टूडेंट, लेकिन मुझे तो ये वाला चाहिए था। हाँ जी, देखो इसको सेटिस्फाई करने वाला जो स्क्वाट्स पीक लेमा का सेकंड स्टेटमेंट था वो सेटिस्फाई हो गई। तो हो गई अगर है तो क्या बोलेंगे पहले, देयरफॉर मीन्स ऐसे आप बोलेंगे ना, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन एफ इन कहाँ पे, डोमेन जो दिया होगा डी पर, मीन्स संसार में ऐसे तो एनालिटिक फंक्शन जरूर है भैया, कम से कम एक तो है। इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकते हैं, लेकिन एक मुझे पता है जो इसको सेटिस्फाई करे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, वो एग्जिस्ट है, वो कौन से किस टाइप के फंक्शन, वो मैं निकालने के पोजीशन में नहीं हूँ, ठीक है। सिर्फ एग्जिस्ट है क्या, वो मुझे स्कॉट्स पीक लेमा या फिर स्कॉट्स लेमा ने बात करते हैं। तो देखो हो गई। तो भैया इसका मीन्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला ऐसे एनालिटिक फंक्शन संसार में अवेलेबल है। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो सारे क्वेश्चंस आप करोगे और असाइनमेंट में आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस उठाओगे तो वो आप करना शुरू करो, वो आपके सोल्यूशन इजीली हो जाएंगे और आई एम डैम श्योर दैट सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर इतने थीम आपको मैंने जितने समझाए उतने अगर आपने समझ लिया तो ओके। तो चलते हैं इसी के साथ। हमारा एक जो 2 बार नेट में CSIR मैंने इतने बढ़िया क्वेश्चंस थ्योरम के ऊपर आया है, उसका प्रूफ तो नहीं करेंगे लेकिन मैं रिजल्ट को आपको याद करवा दूंगा, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखो ये जो बच्चों स्कॉट्स लेमा था ना, उसका प्रूफ में से ये रिज़ल्ट निकल के आता है। मीन्स जो चीज़ हम कंसिडर करके प्रूफ लेते हैं ना, वहाँ से हमको एक रिज़ल्ट बनते हैं। वहाँ से नेट में तो फ्रिक्वेंटली 2 बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। वो रिज़ल्ट ये कहता है, मान लो ये कोई g ऑफ z आपके पास कोई फंक्शन है और वो अगर f ऑफ z अपॉन में z अगर डिफाइन है और z आपके नॉन ज़ीरो ऑफ कोर्स इन डोमेन डी पे आपको डिफाइन है, और दूसरी चीज़ क्या कंसिडर करके लेके जाना है, f डैश ज़ीरो पे अगर कोई भी वैल्यू ये a है, मैंने एज्यूम कर लिया है, या फिर आपको कुछ भी ले सकते हैं किस पर, अगर z का वैल्यू 0 है। तो अगर इतने हैं इफ़ आपको अगर क्वेश्चन में एग्ज़ाम में इस टाइप का आपको दिखाई देंगे तो मैं आपको कंक्लूजन क्या क्या ट्रू होंगे उसके बारे में मैं बारी बारी से डिस्कस कर लूँगा। अगर आप स्कॉट्स लेमा का जिस बच्चे ने भी प्रूफ करता है ना
अगर आप बोलेंगे वो भी मैं प्रूफ आपको दे सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं, वो आपको प्रूफ मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस रिजल्ट का मतलब अगर ऐसे कुछ फंक्शन डिफाइन हुआ है, जेड अगर 0 के पॉइंट में ऐसे अगर डिफाइन हो गई, तो अगर इस पर आप ऐसे अगर काम करेंगे तो क्या करना है, तो ये जो g ऑफ जेड, ये जो फंक्शन है ना बच्चों, वो एनालिटिक हो जाएंगे। पहली बात एनालिटिक होगा किस पर, ऑन डी पर, जो डोमेन दिया होगा उसी पर। दूसरी बात क्या होगे, और ये जो है ना, और ये जो जी फंक्शन है उसका मोड ले लो, वो हमेशा 1 ही से कम आएंगे फॉर ऑल जेड इन डी के लिए, ये ऐसा होगा। अगर 0 भी पुट करेंगे तो पार्टिकुलर शो के लिए जी ऑफ 0 भी यही आएंगे, ठीक है। ये पार्टिकुलर के लिए मैंने शो कर दिया, लेकिन क्योंकि ये लिखना नहीं चाहिए था, लेकिन आपको अगर चाहिए तो वो भी मैंने लिखवा दिया। और ये फंक्शन अगर एनालिटिक है तो हम जानते हैं स्कॉट्स लेमा से एफ डैश 0 का मोड हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू 1 आएंगे। बस इतनी बातें ट्रू होता है। अगर ये एनालिटिक है तो कंटिन्यूस तो अपने आप होंगे बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है। मीन्स कहाँ से आते हैं ये रिजल्ट, ये जो स्कॉट्स लेमा का प्रूफ जब करते हैं, ये चीज़ हम कंसिडर करके लेके चलते हैं। और ये फंक्शन हमेशा, ये जो दिया होगा ये वाला फंक्शन, यहाँ जो भी होगा वो हमेशा होलोमॉर्फिक या फिर एनालिटिक या फिर रेगुलर बनेंगे इस डिस्क पे, और उसका मोड 1 या 1 से कम रहेंगे। और 0 अगर पुट करेंगे जेड के प्लेस में तो यही आएंगे। और क्योंकि ये एफ आपके पास एनालिटिक हो रहा है कोई भी डिस्क पे, तो उसका तो स्कॉट्स लेमा से ये तो स्टेटमेंट ट्रू हो गई। ओके, तो क्वेश्चन एमसीक्यू में कैसे आया हुआ था मैं आपको वो समझा के आज का वीडियो हम ख़त्म कर देंगे। चलते हैं बच्चों। देखो, मैंने आपके सामने जो नेट में 2 बार फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आया हुआ था, एक बार 2011 में और 16 में आया हुआ क्वेश्चन से। तो देखो ये बोल रहा है, क्वेश्चन ये है कि लेट एफ बी एन एनालिटिक फंक्शन ऑन ए डिस्क, जिसमें ये ओपन डिस्क दिया है ना बच्चों। और एफ ऑफ जी, देखो एफ ऑफ 0 की पॉइंट नोटिंग कर लो बच्चों, ये एक की पॉइंट है, दूसरी की पॉइंट है, तीसरी की पॉइंट यही है। देखो ये तो स्कॉट्स लेमा है, अगर आपको देखने का क्षमता अगर शक्ति है तो ये तो स्कॉट्स लेमा है। और क्या है इसका मतलब, ये क्या है, ये जेड इज इक्वल टू 0 एक सिंपल 0 दिया है, बिल्कुल है। और इसका वैल्यू ओपन डिस्क दिया है, इसका मतलब दूसरी वर्जन में एनालिटिक फंक्शन का डिफाइन कर दिया। ये फंक्शन अगर एनालिटिक है, स्कॉट्स लेमा क्या बोलता है, पहली स्टेटमेंट क्या है भैया, मोड एफ ऑफ जेड लेस देन और इक्वल्स टू मोड एफ ऑफ जेड लेस देन और इक्वल्स टू मोड जेड होगा। दूसरी स्टेटमेंट क्या होगा, मोड एफ डैश 0 इसका मोड लेस देन और इक्वल्स टू 1 बनेंगे। तो इतनी की पॉइंट से तो मैं ऑप्शन को ट्रू कर सकता हूँ इसको, तो ये तो ऑप्शन ट्रू हो गई। क्लियर माय डियर स्टूडेंट। और इससे इतने हाइपोथेसिस से मैं चीज़ें को सिर्फ इसको करेक्ट कर पा रहा हूँ, ऑप्शन डी को। मैं इसके बारे में कुछ जजमेंट दे नहीं सकता, लेकिन मैं अगर आपको ये जो रिज़ल्ट दिया है वो अगर याद है तो ये कितने आसान बन गई। देखो, तो अगर कुछ फंक्शन ऐसे डिफाइन है तो ये फंक्शन एनालिटिक हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन ए ट्रू हो गई, क्योंकि जी होलोमॉर्फिक मीन्स एनालिटिक तो है। तो ये अगर ऐसे डिफाइन हुआ, ये जो लेफ्ट साइड वाला है वो एनालिटिक होगा, और इस क्वांटिटी का मोड 1 से कम ही आएंगे, 1 या 1 से कम आएंगे, तो ये वाला भी ट्रू हो गई। और इतने चीज़ों में से ये कभी भी ट्रू नहीं आएंगे। देखो बच्चों, इस स्टेटमेंट को अगर मैं लिखूं एफ डैश, एक दूसरे क्वेश्चन में ऐसे आया हुआ था लेस देन और इक्वल टू 1/2, ये भी ट्रू होता। ये इसका कोई बेशक नहीं कि यहाँ 0 के पॉइंट्स में थे ऐसे ही आएंगे, तो ऐसे डिफाइन किया तो ऐसे नहीं आएंगे। किसने बोला भैया,
समझ रहे हो, लेकिन एफ डैश जेड ये पार्टिकुलर पॉइंट आप पुट कर लो, उसका वैल्यू इससे कम आना चाहिए, लेकिन ये तो हर एक जेड के लिए ऐसा बोल रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भैया कंट्रा मीन्स ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। तो कितने ऑप्शन ट्रू हो गए? डी ए बी 3 ऑप्शन ट्रू हो गए। एमसीक्यू का क्वेश्चन था, कितने आसान बन जाएंगे जब आपको ये रिजल्ट मैंने जो दिया है वो अगर याद है तो। ठीक है, और मुझे ऐसा क्यों लगता है अब की बार ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो बढ़िया होता ना, है ना? हाँ आएंगे, डरो मत। तो ये वाला चीज़ आप याद रख लेना। एक स्कॉट्स लेमा से मैंने डी ऑप्शन ट्रू कर दिया, और ये वाला जो रिज़ल्ट अभी दिया है उससे मेरा 2 ऑप्शन ट्रू हो गई। ये क्यों ट्रू हुआ नहीं हुआ? क्योंकि भैया जेड है यहाँ फॉर ऑल, मीन्स डोमेन का हर एक जेड आप पुट कर लो, उसका वैल्यू 1/1 ही 1 या 1 से कम आएंगे ना जी। मैंने जेड डोमेन में से 1/2 पकड़ा तो 1/2 भी आ सकते हैं, तो क्या वो 1 से कम नहीं है? तो कुछ यहाँ फॉर ऑल जेड लिया है तो यहाँ भी तो मैं 2 भी ले सकता हूँ। समझ रहे हो, यहाँ परमिशन नहीं है। तो यहाँ में ऐसे अगर ऑप्शन दिया होता, या फिर एफ डैश ऑफ 1/3, या फिर इसका मोड लेस देन और इक्वल्स टू 1/3 होता, या फिर एफ डैश ऑफ 0 का मोड लेस देन और इक्वल्स टू 1/2 या फिर 1 होता। ये क्या है? ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इतनी बात समझ आ गई। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं एंड करने जा रहा हूँ। इसमें जितने आज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने कवर किया है उसके ऊपर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आते हैं, कोई परेशान आते हैं, कोई दिक्कत आते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप में हम मैसेज कर सकते हैं कि सर ऐसे मेरे डाउट से काफ़ी सारे बच्चे के डाउट्स आते हैं, उनका हर एक सेकंड में उनके सॉल्यूशन उसके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के प्रयास करते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो आज के लिए बस इतना ही है, और हम लास्ट लेक्चर कल होगा बच्चों, और इसी के साथ A to Z कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हमारा ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, कल हम ताली बजाएंगे और मीठे भी खाएंगे। ठीक है, आप अपने घर में रह के खाइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे कनेक्टेड।